मेरी लड़ाई महक सिंह से है और रहेगी, कोई कंप्रोमाइज उससे नहीं करूंगा। तो इस बार फिर देश राज्य को कैसे टिकट मिलेगा? मैं खुद कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। जिसका भी टिकट होगा उसको जिताने का काम इस बार देशराज गढ़वाल करेगा। तो इस बार मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमल सिंह सिर्फ दोबारा तैयारी करेंगे, एक चेहरे भी स्पष्ट होंगे कि हाँ भाई चेहरे पे दाव लगेगा? कमल हमारा चेहरा था, है और रहेगा। आपने तो कहा था कि मैं जब धामी जी तीसरी बार बन जाएंगे तब घर वापसी करूंगा। अब लोगों में झबरेड़ा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो नई पार्टी के हैं, पुरानी पार्टी के हैं, अब सब उनमें बौखलाहट है, छटपटाहट है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का कमल 11 की 11 विधानसभाओं में खुलेगा, खिलेगा और झबरेड़ा विधानसभा पहले पायदान पर होगी। खास करके जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार एक पक्ष के विरोध में सारी बातें कहते हैं। वो कहते हैं खुले मन से मुल्लावादी विचारधाराओं की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। ये तमाम तरह के सवालात वो खड़े करते हैं भाजपा पर। मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम लड़के नौकरियों में नंबर 1 पे आ रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं महक सिंह, उनके संग आपका एक कहीं ना कहीं कुछ एक घटना हो गई थी जिसमें आप ईंट उठाते हुए परिवार की तरफ फेंक रहे, उन्होंने कहा आरोप लगाया कि भाई इन्होंने ये सब काम किए कि ईंट मार रहे हैं, परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्ची को छीनने तक के उन्होंने आपने आरोप लगा दी। तो उसको किस तरह देखेंगे फिर? देखिए शर्मा जी, पहले तो मैं इस बात को काट रहा हूँ आपकी कि वो उम्मीदवार हैं। वो उम्मीदवार नहीं है। आपके चैनल पर मैं घोषणा कर रहा हूं, जहां जाति जी ने राज्य योजना पर बोर्ड लगाए हैं, मैं भी लगाऊंगा। पर वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं ही उम्मीदवार हूं इकलौता, और कोई उम्मीदवार ही नहीं है। वो स्वयं भी उम्मीदवार है। अगर वो निर्दलीय लड़ना चाहेंगे तो लड़ लेंगे। आप देखेंगे कि जाति जी जो है वो तमाम कहते हैं कि देखिए मैंने ये काम करवा दिया, मैंने ये काम करवा दिया, तो काम सारे करवा रहे हैं वो तो। जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेरे छोटे भाई हैं। और सबसे पहले काम जब मैं विधायक बना था, आपस नगर से इकबालपुर तक रोड, जो रोड नहीं थी, सबसे पहले मैंने बनवाई थी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और आज हम विशेष चर्चा करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे तमाम विषयों के ऊपर, झबरेड़ा विधानसभा के माहौल के ऊपर कि जनता इस बार क्या चाहती है और जनता ने अपने मन में क्या सोच रखा इन विषयों के ऊपर, और भाजपा की जड़ें कितनी मजबूत हैं धरातल पर। तमाम विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, और आप लोग देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और इस कार्यक्रम के मेहमान आज के हमारे हैं दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कड़वाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार देशराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि अभी शिवपुरम में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो तमाम लोग वहां के परेशान हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भाजपा के तमाम लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं उनके लिए अपशब्द भी कह दिए। आपने देखा होगा कि हम अर्थी निकालेंगे, गुमशुदा हैं हमारे सांसद जी, और मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कई सारे नारे लगा दिए। तो क्या आखिरी मामला और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसको पूरी आज़ादी है अपनी बात कहने की। अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। वहाँ पे परेशानी थी, उन्होंने परेशानी को अपने शांतिपूर्वक ढंग से धरने के माध्यम से उन्होंने सरकार के सामने सवाल रखा और सरकार ने उसको पूरा किया। आज वहाँ पर धरना नहीं है। उनकी जो मांग थी नाला निर्माण की, वो शुरू हो गई है, काम नाला निर्माण पर शुरू हो गया है। अब वहाँ पर धरना नहीं है। लेकिन इतनी लंबी कहीं ना कहीं कवायद क्यों की गई? आप देखेंगे लोग ये कह रहे थे कि भाई भाजपा का भी कहीं ना कहीं कार्यकाल था, अब कांग्रेस कार्यकाल है, मेयर भी नगर निगम की वो भी भाजपा की है, प्रदेश सरकार भी भाजपा की, उसके बावजूद भी जनता क्यों परेशान हुई और भाजपा के नेताओं को ही क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा अपनी सरकार के खिलाफ? देखिए, उस समय जब मैं वहाँ से सेवक था झबरेड़ा की जनता का,
उस समय मैंने वहाँ सैकड़ों की संख्या में मैंने वहाँ पे काम कराया, सड़कें बनवाई, नाली बनवाई और नाला निर्माण भी हो रहा था। लेकिन शिवपुरम के लोगों ने कहा कि कृष्णा नगर का पानी हम शिवपुरम में को नहीं आने देंगे। और उस समय इतनी बड़ी समस्या ये थी भी नहीं, क्योंकि जो देवबंद और रुड़की रेलवे मार्ग था उसका निर्माण नहीं हुआ था। अब वो निर्माण पूरा हो चुका है, इसलिए अब शिवपुरम का पानी जब तक जो अभी लेटेस्ट जो नाला खुद रहा है, जो सीला खाला में सीधा पानी जा रहा है, अब वो पानी सीधा जाएगा। उस समय यह समस्या नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे, आपने कहा कि उस समय विरोध हुआ था, अभी भी तो विरोध हो रहा है। पनियाला के लोग भी विरोध कर रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण का, कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पानी आने नहीं देंगे। तो फिर कैसे सरकार बैलेंस बनाएगी इस मामले में? हम पनियाला के लोगों के साथ भी, हम रहीमपुर के लोगों के साथ भी हैं। हमारी सरकार जो है, हम मोदी जी के अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से हम आगे बढ़ते हैं। सीला खाला जो खेलपुर से चलता है और काली नदी में जाता है, गणेशपुर का नाला शर्मा जी, जो सीला खाला में जाकर के उसका पानी डलता है। और ये अगर अतिक्रमण था कुछ किसानों का, उस समय हम भी नहीं हटवा पाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में ये था, नहीं हटवा पाए हम, क्योंकि वो किसान भी हमारे हैं, अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन अब मजबूरी होगी कि पूरी की पूरी बस्ती जब डूबेगी तो अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। और हमारी सरकार ने, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि सीला खाले की खुदाई, उसका अतिक्रमण हटे, गणेशपुर के नाले से अतिक्रमण हटे, और छुटमलपुर से लेकर के गुरुकुल तक जो आपकी भगवानपुर विधानसभा पड़ती है, इधर कलियर, ये एरिया पूरा, इधर जो मंगलोर को होता हुआ पूरा, ये जो पूरा एरिया है उसमें आपकी कलियर भी आती है, रुड़की भी आती है, झबरेड़ा आती है, खानपुर का भी हिस्सा आता है, उसमें मंगलोर का भी आता है। तो इन पूरी विधानसभाओं में इस एरिया में जल भराव नहीं होगा। ये हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों के अतिक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा बहुत जल्दी तरीके से इसको नहीं करा पा रहे। ये मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। अच्छा, अगर हम बात करें झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की, आप देखेंगे उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो भाजपा की जड़ें इस बार झबरेड़ा में कितनी मजबूत हैं और क्या इस बार भाजपा झबरेड़ा में वापसी कर पाएगी? देखिए, मैंने वापसी की है झबरेड़ा में। पहले मैं भगवानपुर में काम कर रहा था, मेरी पार्टी ने, क्योंकि मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था, मेरी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में जहां मुझे लगाएगी मैं लगूंगा। तो उल्टा फिर अब मैं झबरेड़ा में मैंने काम शुरू किया है। तो आपने तो कहा था कि मैं जब धामी जी तीसरी बार बन जाएंगे तब घर वापसी करूंगा। शर्मा जी, अब लोगों में झबरेड़ा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो नई पार्टी के हैं, पुरानी पार्टी के हैं, अब सब उनमें बौखलाहट है, छटपटाहट है। तो वो इसलिए परेशानी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का कमल 11 की 11 विधानसभाओं में खिलेगा और झबरेड़ा विधानसभा पहले पायदान पर होगी। अच्छा, जैसे मैं कई भाजपा के कार्यकर्ताओं से सवालात करता हूं कि भाई चेहरा कौन होगा, तो हमेशा वो एक बात कहते हैं कि कमल हमारा चेहरा है। अगर कमल ही आपका चेहरा है तो फिर 11 में से 8 सीटें क्यों आ रही? पिछली बार भी कमल का चेहरा था। तो इस बार मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कमल से सिर्फ दोबारा तैयारी करेंगे, एक चेहरे भी स्पष्ट होंगे कि हाँ भाई चेहरे पे दाव लगेगा? शर्मा जी, कमल हमारा चेहरा था, है और रहेगा। एक वैचारिक भ्रांति फैला करके प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पर कुठाराघात करना कि ये भाजपा के लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण समाप्त करेंगे, तो ऐसी वैचारिक भ्रांति फैला करके लोगों को भ्रमित करने का काम ये लगातार 2022 से करते आ रहे हैं। इसलिए लोगों को हम उस समय नहीं समझा पाए। अब ये देशराज कर्णवाल जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लोगों को समझाने में सफल हुआ है कि 2014 से आज तक
जो बाबा साहब अंबेडकर जी के सपने थे वो मोदी जी ने पूरे किए हैं। वो जब त्रिवेंद्र जी यहाँ थे उन्होंने पूरे किए हैं, आज धामी जी यहाँ पर हैं वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन जैसे झबरेड़ा की अगर हम बात करें तो विकास कार्यों की बात करें तो अभी कांग्रेस का कार्यकाल चल रहा है। जब मैं ग्राउंड पर जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो लोग यही कहते हैं कि भाजपा का तो कोई भी उम्मीदवार, दावेदार, हर कोई कह रहा है कि मैं दावेदार हूं, पर जनता के बीच धरातल पर कोई आना ही नहीं चाहता। एक नेता भी नहीं आया। ताशीपुर में मैंने ग्राउंड रिपोर्ट करी, लोगों ने यही कहा कि भाई वहां पे एक भी उम्मीदवार हमें देखने को ही नहीं मिला है। लेकिन वही अगर बात करें तो वीरेंद्र जाती की, उन्होंने कहा कि भाई जाती जी तो बड़ी काम कर रहे हैं, तो हम बदलाव क्यों करें, हम बदलाव क्यों करें। आप देखेंगे कि जाती जी जो है वो तमाम कहते हैं कि देखिए मैंने ये काम करवा दिया, मैंने ये काम करवा दिया, तो काम सारे करवा रहे हैं वो तो। जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मेरे छोटे भाई हैं, मैं प्यार भी करता हूं उनको, ऐसा नहीं है। जहां तक ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, देखिए पूरे गांव में अगर आप घूमेंगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा, आप पर्टिकुलर क्षेत्र में घूमेंगे तो और दिखाई देगा। मैंने 2 बार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार 1 बार कैंप लगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर 2 बार तासीपुर में, मैं स्वयं तीनों कार्यक्रमों में उपस्थित रहा। और सबसे पहले काम जब मैं विधायक बना था, आपस नगर से इकबालपुर तक रोड, जो रोड नहीं थी वो रोड केवल खड्डों में तब्दील थी, खड्डे होते थे वहां पर, सबसे पहले मैंने बनवाई थी। और तासीपुर को हर तरफ से जोड़ने का काम मैंने किया था। मैं असल में क्या है कि जाती जी वहाँ थे, मैं वहाँ पर नहीं था। मैं पूरी उपाध्यक्ष रहते हुए भी मैंने पूरे प्रदेश में काम किया। फिर उधर ब्लॉक प्रमुखी की जिम्मेदारी हम पर आई तो मैं भगवानपुर चला गया। फिर मुझे राज्य मंत्री का दर्जा, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा था। तो अब मैं आया हूँ तो दूसरे दलों की छटपटाहट आपको ये सिद्ध करती है कि अब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से झबरेड़ा जीते। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जाती जी जो काम गिनवा रहे हैं वो काम कई बार उनके नहीं, उस पर सवालात खड़े कर रहे हैं कि ये काम तो राज्य सरकार के। क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल। मैं आप एक बात बताइए, आप मुझे, आप मेरे सवाल का शर्मा जी उत्तर दीजिए। जो राज्य योजना के काम है वो विधायक निधि के तो काम है नहीं। मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि विधायक निधि पे आप माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिख लें, लिखना चाहिए, मैंने भी नहीं लिखा उस समय, मैंने भी नहीं लिखा क्योंकि नहीं लिखते, कोई भी विधायक नहीं लिखता। विधायक निधि है, अपना नाम लिखते हैं। लेकिन राज्य योजना में, राज्य योजना के कामों पर अगर हम विभागीय मंत्री का नाम ना लिखें, अगर हम मुख्यमंत्री जी का नाम ना लिखे, पर वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो काम सारे मैंने कराए हैं, उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि क्या राज्य योजना विधायक की होती है? आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जाती जी से। राज्य योजना राज्य सरकार की होती है, राज्य योजना से ही आपको पता चलता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि प्रस्ताव जितने थे वो सब मेरे थे। आज आपके चैनल पर मैं घोषणा कर रहा हूं, जहां जाती जी ने राज्य योजना पर बोर्ड लगाए हैं, मैं भी लगाऊंगा, मैं भी लगाऊंगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है। ये तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम होगा, उस पर विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी का भी नाम होगा, और उस पर देशराज कर्णवाल का भी नाम होगा। वो बोर्ड जाती जी ने लगाए हैं। राज्य योजना के काम किसने किए हैं आप पूछिए पीडब्ल्यूडी एक्शन से कि उन्होंने बोर्ड लगाए हैं या नहीं लगाए। तो फिर उन्होंने अपने अगर उन्होंने बोर्ड लगाए, साहब एक बात बताइए, जब मैं बोर्ड लगाऊंगा तो क्या पीडब्ल्यूडी मना कर देगा? जाती जी ने अपने बोर्ड ठीक ठोक दिए वहां पर अपने पैसों से, तो क्या मैं मना करूं? कह ही सकता हूं ना कि शर्म करो। करनी शुरू भी की है उन्होंने कहना भी शुरू किया है कि कर्णवाल जी बड़े भाई हैं और प्रस्ताव उनके हैं। ये सब कहा उन्होंने ओपनली, मैं सम्मान करता हूं छोटे भाई का। लेकिन अब पता नहीं कहां एक साथ उन्होंने सैकड़ों बोर्ड लगा दिए, आपने देखे होंगे। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं अब सैकड़ों ही मैं छपवाऊंगा। अच्छा, आप भी छपवाएंगे? मैं भी छपवाऊंगा, मैं भी लगवाऊंगा। क्या ये गलत नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का नाम आना चाहिए, विभागीय मंत्री जी का नाम आना चाहिए? अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये इसलिए नहीं हो रही कि चुनाव नजदीक है,
नहीं तो हो जानी चाहिए थी कार्रवाई अब तक। अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, क्या है कि भाजपा के इस बार दावेदार कई सारे, कुछ युवा चेहरे भी हैं, कुछ पुराने दावेदार भी हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कांग्रेस से एक उम्मीदवार, असपा से एक उम्मीदवार, लेकिन भाजपा से तो 6-7 उम्मीदवार हैं, हम किसकी तरफ जाएं, और उनमें से कोई धरातल पर नहीं दिख रहा है। क्या करें ऋषभ जी, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। मेरा एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत और हैसियत रखता है। भारतीय जनता पार्टी पे चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए हजारों कार्यकर्ता है, तो इसलिए भीड़ है। तो इस बार फिर देशराज जी को कैसे टिकट मिलेगा, मैं तो ये जानना चाहता हूं। नहीं, मेरा टिकट मैं खुद कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ाएगी तो नहीं लड़ूंगा। जिसका भी टिकट होगा उसको जिताने का काम इस बार देशराज गढ़वाल करेगा। अच्छा, जैसे कि एक चीज ये भी अगर हम देखें कि प्रदेश सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। वही कांग्रेस के कई सारे नेता हैं जो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार हम आने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और तमाम सारे आरोप लगाते हैं, बार बार एक बात है। तो कैसे आखिर भाजपा तीसरी बार हैट्रिक मारेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार, धामी जी की सरकार, उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। देवभूमि का नाम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सम्मान करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। बाबा साहब अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना कोई सरकार कर रही है प्रदेश की, तो नंबर 1 पर पुष्कर सिंह धामी जी हैं। जिस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि एक देश के अंदर ये 2 कानून मुझे स्वीकार्य नहीं है, मना कर दिया था उन्होंने। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वो हुआ। SC ST OBC को आरक्षण नहीं था कश्मीर के अंदर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 खत्म करके, और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके महिलाओं को जो सम्मान दिया, जो देवभूमि का नाम रोशन किया, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सपना था उसको साकार करने का काम किया। अच्छा, विपक्ष जो है एक लगातार ये बात कहता है कि भाई एक समाज का वोट, और खास करके ऐसी समाज का वोट हो या मुस्लिम पक्ष का वोट हो, वो तो कहीं ना कहीं हमारे पास है, क्योंकि कांग्रेस है या जो अन्य दल हैं वो कहते हैं हमारी तरफ है। तो भाजपा अगर धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो कैसे जो SC वर्ग का वोट है, क्या भाजपा के साथ खड़ा होगा इस बार? बिल्कुल। एक तो मैंने उदाहरण दिया आपको कि बाबा साहब अंबेडकर जी का समान नागरिक संहिता ला करके सपना पूरा किया। बाबा साहब अंबेडकर नारी के मुक्तिदाता उनको कहा जाता है। वो चाहते थे कि महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले। जहां केंद्र में मोदी जी ने 33% आरक्षण दे करके, और धामी जी ने उन्हीं के मार्गदर्शन में 30% क्षैतिज आरक्षण दे करके बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान किया है, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। हमारी ही सरकार ने उत्तराखंड के अंदर 50% पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया है महिलाओं को। यह बड़ी बात है ऋषभ जी। आधी वोट आधी आबादी है महिलाओं की। अभी भी केंद्र में क्या उन महिलाओं को, उन मां बहनों को पता नहीं है कि ये इसमें कौन अड़चन बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे कि एक प्रश्न ये भी आता है कि भाई जो विपक्ष है वो लगातार एक बात ये कहता है कि जो धामी सरकार है, खास करके जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार एक पक्ष के विरोध में सारी बातें कहते हैं। वो कहते हैं खुले मन से मुल्लावादी विचारधाराओं की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि क्या उन्हें सिर्फ एक ही पक्ष दिखता है? जैसे जो अतिक्रमण पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो क्या एक पक्ष को लेकर ही दिखाई देती है? ये तमाम तरह के सवालात वो खड़े करते हैं भाजपा पर। देखिए ऋषभ जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, और इसमें मैं यही कहूँगा कि पुष्कर सिंह धामी जी वो लीडर हैं, बेबाक बोलते हैं। अगर कहीं कमी है और वो कमी को कह रहे हैं और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। कितनी सरकारी ज़मीन, देखिए इस्लाम में भी ये है कि हम किसी सरकारी भूमि पर, या जो उनका दूसरा जो क्या बोलते हैं उसको, कुरान और फिर हदीस,
या विवादित जगह पर हम पूजा पाठ नहीं हमें करनी चाहिए, तो वो गलत है, वो गलत है। और उसी को, ये सबके लिए है, वो सरकारी ज़मीन सबके लिए है, वो केवल हिंदुओं के लिए थोड़ा ही है, वो मुसलमान भाइयों के लिए भी है। वो जो एरिया है वो मुस्लिम एरिया है, वो आगे को काम उन्हीं के आएगी, वहाँ जाके हिंदू तो बसने से रहा। जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार के काम आए, अच्छे कामों में उसको जो है लगाया जाए, उसका उपयोग हो। तो ऐसी बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम लड़के नौकरियों में नंबर 1 पे आ रहे हैं। अच्छा, वहीं आप देखेंगे कि हरीश रावत जी जो है अभी उन्होंने एक बयान दिया था जो काफी विवादों में रहा, जहां पश्चिम बंगाल की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार जो है वो लगातार एक बात कह रही कि भाई सड़क पर नमाज जो अदा करने की प्रथा कुछ लोग कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। वहीं हरीश रावत जी ने इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाई लोग पढ़ रहे हैं तो आखिर समस्या क्या आ रही है, इन लोगों को क्यों हटवा रहे हैं, पढ़ने दीजिए, क्या समस्या है। तो वहीं मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई ये जो कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं, हरीश रावत जी समर्थन कर रहे हैं, वहीं सरकार जो है मना कर रही है कि भाई ट्रैफिक व्यवस्था जो है गंभीर होती है, ट्रैफिक में आवागमन में दिक्कत आती, तो क्या आप इससे सही मानते हैं जो उन्होंने समर्थन किया? हरीश रावत जी, शर्मा जी बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन वोट की राजनीति करना ये मेरी समस्या पर है। देखिए, सड़क पर नमाज पढ़ना, और अगर उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ी जा रही तो नमाज तो अब भी पढ़ी जा रही ना। नमाज तो ऐसी चीज है, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि नमाजी दिल बना दे ए खुदा तू बेनमाजी का। 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत अच्छा काम है, नमाजी व्यक्ति को होना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूं। लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ना, और धामी जी अगर उसको गलत मानते हैं, सरकार उसको गलत मानती है, तो सरकार के साथ चलना सबका काम है, सबका उत्तरदायित्व है, सबका कर्तव्य है कि हम सरकार की बात को माने। अच्छा, जैसे कि अभी आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं महक सिंह, उनके संग आपका एक कहीं ना कहीं कुछ एक घटना हो गई थी जिसमें आप ईंट उठाते हुए परिवार की तरफ फेंक रहे, उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि भाई इन्होंने ये सब काम किए कि ईंट मार रहे हैं, परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, बच्ची को छीनने तक के उन्होंने आपने आरोप लगा दी। तो उसको किस तरह देखेंगे फिर? देखिए शर्मा जी, पहले तो मैं इस बात को काट रहा हूं आपकी कि वो उम्मीदवार हैं, वो स्वयंभू उम्मीदवार हैं, स्वयंभू। वो उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उनका जो भी है एकल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनका, क्योंकि अब वो भीम आर्मी वाले भी अलग हो गए, दूसरे वाले भी, ठीक है ना। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अलग अलग होगी, आपकी जानकारी में है। तो जो एकल पार्लियामेंट है चंद्रशेखर जी की, वो तय करेगी। चंद्रशेखर जी का कोई बयान आया कि उम्मीदवार है, पर वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं ही उम्मीदवार हूं इकलौता, और कोई उम्मीदवार ही नहीं है। वो स्वयंभू उम्मीदवार है। अगर वो निर्दलीय लड़ना चाहेंगे तो लड़ लेंगे। हाँ, निर्दलीय के लिए मैं स्वीकार कर रहा हूं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और अगर वो लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा कोई नहीं रोक सकता उनको। क्या मामला था वो मामला? वो कह रहे हैं आप पे आरोप। मामला कुछ नहीं। जब वो मेरी बस मैं क्या कहूँ सब, मैं वो घटना बड़ी दुखदाई है, बार बार मैं उसको नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि वो बच्चा भी जेल में है, और मेरी अब बच्चा अभी तक छूटा भी नहीं है। वो कुछ लोग मेरे पास आए थे, पर वो तो फिर भी पैरवी कर रहे हैं उनकी। वो करने दो, वो तो पैरवी तब तक करेंगे। देखिए कुछ लोग मेरे पास आए थे, 4-5 गांव के प्रधान लोग मेरे पास आए थे कि उस बच्चों को माफ़ कर दो। मैंने कहा है कि मेरी पत्नी दिल्ली में है, तो दिल्ली से जब वो आ जाएगी मैं बात करूंगा, उन सबको बुलाऊंगा। आखिर उस बच्चे को जो मिसगाइड किया गया है, इंटेंशनली उसको तैयार किया गया, और झगड़े पे वो लड़का आया। आज मैं यही कहूंगा कि परमात्मा उस बच्चे को सद्बुद्धि दे। मेरी लड़ाई क्या नाम बताया आपने? महक सिंह से है और रहेगी। कोई कंप्रोमाइज उससे नहीं करूंगा। वो किसी को ऐसे क्यों
अभी सलेमपुर में कह रहा था कि भाई सलेमपुर में एक उनका कोई भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी का कोई अध्यक्ष है, अब जी यहाँ मत आओ। तो ये इस तरह के झगड़े कराना, इस तरह के बच्चों को आगे करना, ये अच्छी बात नहीं है। आपने ईंट उठा के मारी महिलाओं में वहां पे, ये आरोप खुल के लगाया। एक महिला का बता दो किसके चोट लगी। जब मैंने उनसे ईंट वो लिया तो मैं उसको सुरक्षित स्थान पर गिर रहा था ताकि सुरक्षित स्थान पर वो चली जाए, किसी के हाथ में ना आए। माहौल बहुत गर्म था, ये था, ये मामला था। तो इस बार क्या लग रहा है कि जो असपा की जो उम्मीदवार ऐसे वो कह रहे हैं कि मैं स्वयंभू उम्मीदवार हूं, तो उससे क्या भाजपा को नुकसान होगा या किसको नुकसान होगा, आपको क्या लग रहा है अगर वो झगड़ा में उतरते हैं तो? साहब वो कभी चुनाव में आए तो देखिए, कुछ बच्चों को बरगला करके, कुछ बच्चों के साथ उन्हें मिसगाइड करके प्रत्याशी बनना बड़ी बात होती है, बाद की बात होती है। चुनाव बहुत तरीके से लड़ा जाता है। वो कोई अभी पार्टी उनकी नई नई है, पैदा हुई है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बाद की बात है। तो ना किसी को नुकसान है उनसे, ना किसी को फायदा। अच्छा, लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई देशराज जी का मन भगवानपुर की तरफ भी जा रहा है, कह रहे हैं मैं भगवानपुर की तरफ भी जाऊंगा। तो ये स्पष्ट जरूर कर दीजिए कि भगवानपुर जाएंगे कि झबरेड़ा में ही वापसी है। मुझे तो ज्वालापुर भी कह रहे लोग। मैं तो फिर आपके माध्यम से, मेरी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में से जहां मुझे लड़ाना चाहेगी मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ाना चाहेगी जिस विधानसभा सीट पर पर्टिकुलर मुझे लगाएगी कि ये जितानी है उसे जिताऊंगा। 2 सीट देगी, 1 सीट देगी, 4 सीट देगी, मैं काम करूंगा, पूरी मेहनत के साथ काम। पर आपकी तो एक पसंद होगी, हाँ भाई अगर मुझे यहां से लड़ने, झबरेड़ा रहेगी, मतलब झबरेड़ा से वापसी होगी आपकी, घर वापसी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ देशराज कनवाल जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि किस तरह से इस बार भाजपा की जड़ें झबरेड़ा विधानसभा में मजबूत हो रही हैं और किस तरह से वो अपनी घर वापसी करेंगे। तो इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स को और इंटरव्यूज को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।